बहरहाल पास योर क्वेश्चन टू 5 मिनट में पढ़ें। हम बड़े लकी हैं आज, हमारा IAS 21 रिवाइज होगा, IAS 41 रिवाइज होगा और IFRS 9 रिवाइज होगा। पहली 3 एडजस्टमेंट्स, पहली एडजस्टमेंट किससे है? IAS 21। दूसरी एडजस्टमेंट कहां से है? देखें बायोलॉजिकल एसेट। तीसरी एडजस्टमेंट देखें किसकी है? इन्वेस्टमेंट। कितने परसेंट शेयर खरीदे हैं? 30%। तो ये हमारी एसोसिएट बन गई। और एडजस्टमेंट नंबर 4 तो फिक्स्ड एसेट बेचा है। एडजस्टमेंट नंबर 5 TTD इंक्रीज कर गया। एडजस्टमेंट 6 शेयर कैपिटल वाली हमें आती है। एडजस्टमेंट 6 तो कल हमने की है, ट्रेड एंड अदर पे, वो जो डायरेक्टर्स का वाला नोट। लो जी, अब सवाल निकला जाके लोगों का। हमने सारी एडजस्टमेंट भी पढ़ ली, जल्दी पढ़ें। बैलेंस शीट में देखें क्या आ रहा है। बुक किधर है आपकी? अभी लेनी है, ठीक। पूरा सवाल पढ़ें, पूरा सवाल को याद नहीं करना। 2 मिनट दे रहा हूं। वो मेक वाला समझ। ये तो आपने बहुत ही मुनासिब की है कि पहली वाली एडजस्टमेंट की ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर ली है मेरे आने से पहले। अच्छा, पेजेस प्लान कर लें। कितने पेज हैं? अच्छा, कोई नई चीज तो नहीं सवाल में? कोई नई चीज नहीं सवाल में। पेजेस प्लान कर लें। ना कोई डिस्क्लोजर, अल्लाह का शुक्र है, नया है, और ना कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इकट्ठे टाइम्स आया करते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी क्लास में तो वैसे ही हमने फाइनल अकाउंट का थोड़ा सा पढ़ना है, 10-15 मिनट, एक थर्ड शेड्यूल चीज़, वो हो सकता है अभी टाइम निकले तो अभी पढ़ लें दूसरी क्लास में, तो वरना फिर IAS 12 होगा और IFRS 16 होगा और कंसोलिडेशन होगा। लेकिन वॉल्यूम 1 आपको लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम 2 में भी उसके सवाल हैं, वहाँ से हम कर लेंगे। और अच्छा, वो वही हमारा जो 2 घंटे की होती है क्लास, और 3:45 से 5:15, और फिर हम ब्रेक लेते हैं, और फिर हम 5:45 से 6:15 हैं, फिर 6:15 के बाद टेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन से? टेक्स्ट वालों को भी बताया नहीं हुआ, उनको कल बता के नहीं भेजा था उनको, तो आज बताएंगे थोड़ा सा। पेज 219,
उनको बड़ा शौक है टैक्स वालों को न्यूमेरिकल करने का, न्यूमेरिकल कराएं क्वेश्चन आप लोगों को नहीं शौक होता था? क्वेश्चन नंबर 10, टोटोनट Totonut Limited is a company listed on Pakistan Stock Exchange and has a registered office in Karachi specializing in manufacturing and marketing of personal care products. CL operates a manufacturing facility in Faisalabad. The plant has a production capacity of 20,000 kg of which 75% is currently utilized. Reasons क्या हैं भाई? Reasons क्या हैं? क्यों शॉर्टफॉल आया? नहीं बताएंगे, रीजंस नहीं बताएंगे, तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन फॉर्मेट में आप ये जरूर हेडिंग दे आइएगा रीजंस, मतलब रीजंस हेडिंग दे आइएगा, नीचे कुछ ना लिखिएगा। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 20,000 चपेड़ मारूं भाई, अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी आती आप लोगों को। एक्चुअल प्रोडक्शन है 15,000 किलो। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है भाई? ये अंग्रेजी तो पढ़ना सीख लेना, ये कोई काउंटिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? और वो जो हमने सवाल किया था पास पेपर क्वेश्चन 2, उसमें उल्टी बात दी हुई थी, उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं दी हुई थी, उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई थी। तो ये नहीं, अंग्रेजी तो पढ़नी आनी चाहिए ना ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, नोट 1 तो ये बन जाएगा ना, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जरा प्लान कर लें। नोट 2 ये बन जाएगा 20,000 किलो वाला, ठीक है। ये नोट वैसे आमतौर पर एंड पे डलता होता है, लेकिन ठीक है चले, नोट 2 ये बन जाएगा। जरा नोट्स प्लान करते हैं। IS 21 में हमने कोई नोट नहीं पढ़ा था। IS 21 में, IS 41 में भी कोई नहीं नोट पढ़ाया जाता। वो हल्का फुल्का एक होता है, लेकिन वो कोई इतना जरूरी नहीं है, प्रॉपर नोट नहीं पढ़ाए जाते उसमें भी। और अल्लाह का शुक्र है IFRS 9 और एसोसिएट्स में भी हमने कोई नोट नहीं पढ़ा था, इनके कोई नोट नहीं हमने बनाने। ये तो वैसे ही टैक्स का डाटा, इसका भी कोई नोट नहीं बनेगा। एक नोट ये बनेगा, नोट नंबर 3, ऑथराइज शेयर कैपिटल, और बाकी शेयर्स का फिर देख लेते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन अप्रूव्ड द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, ये शायद आपको पता हो। इसमें शायद 2 डिस्क्लोजर हम दें कि किस दिन ऑथराइज हुई हैं, और फिर ये तो वही पास पेपर क्वेश्चन 2 वाला, कितने कितने डिस्क्लोजर हो गए? 1 2 3 4। ये नहीं, ये डिस्क्लोजर नहीं होता। ट्रेड एंड अदर पेएबल में अनक्लेम्ड डिविडेंड पड़ा है। क्लास के पहले 5 मिनट आप लोगों ने लिए थे, मुझे बताएं क्या करना है अब इसका। ट्रेड एंड अदर पेएबल में अनक्लेम्ड डिविडेंड पड़ा है, कंपनी लॉ कहता है बैलेंस शीट के फेस पे अलग नजर आए, क्या करें? तो इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन, मतलब कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रेड एंड अदर पेएबल से मक्खन में से बाल की तरह अनक्लेम्ड डिविडेंड निकाल के उसको अलग डाल देंगे, तो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर 2 लाइनें नजर आएंगी, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स अलग नजर आएगा और अनक्लेम्ड डिविडेंड अलग नजर आएगा। तो नोट तो फिर जो बने वो एक तो लीगल स्टेटस एंड नेचर वाला बन गया, ये वाला बन गया नोट 2, और उसके बाद नोट 3 ये बन गया। इसमें नोट 4 और 5 इकट्ठा भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, तो अलग अलग बना देंगे नोट 5। बाकी अगर आपने देखा हो, ये चारों रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट्स हैं, ये चारों रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट्स हैं। मैं आपको साबित करता हूं कैसे। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आफ्टर यकम अक्टूबर। अच्छा, रिप्रेजेंटिंग फॉर द ईयर ओके, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पढ़ तो आपने लिया ही होगा सवाल एक दफा जी। हो हाँ, सेल ऑफ एसेट का डिस्क्लोजर बनाना है, वो भूल ही गया। वो जब डिस्क्लोजर खुलना था मुझे याद आ जाना था। नोट नंबर 6 कर लेंगे, इसका नंबरिंग कोई मसला नहीं, आगे पीछे कर लो, खैर है। डन। तो फिक्स एसेट डिस्पोज हुए का नोट बनाना है, क्योंकि इसकी बीवी, वो जो कल वाली बात हुई है। चलें जी, अब नोट्स के लिए आपको कोई लंबे चौड़े नोट्स नहीं है, आपको सिर्फ 2 सफ़े चाहिए, और पहला सफ़ा बैलेंस शीट के लिए आज काफ़ी है, क्योंकि आज बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा डाटा नहीं है। पास पेपर क्वेश्चन 2 में अच्छा खासा डाटा था, तो इसलिए हमने ज़्यादा जगह रखी थी।
तो इसलिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है बैलेंस शीट के लिए। तो पहले सफ़े पे हम बैलेंस शीट बना लेते हैं और दूसरे तीसरे पे नोट बना लेंगे। चौथे सफ़े से हेडिंग दे दें वर्किंग्स की, क्योंकि इस सवाल में वर्किंग्स होनी है। पास पेपर क्वेश्चन 2 में वर्किंग इसलिए नहीं थी कि उसमें कोई एरर्स नहीं थी, बड़ा बड़ा लिखी थी। यहाँ पे जगह निकाल के, यहाँ है जगह, यहाँ कहीं पास पेपर क्वेश्चन 10 के ऊपर कहीं लिखे। पास पेपर क्वेश्चन 10 में ज्यादा वर्किंग्स नहीं खोली थी क्योंकि एरर्स नहीं थी। पास पेपर क्वेश्चन 2 में, पास पेपर क्वेश्चन 2 में वर्किंग्स नहीं खोली थी क्योंकि एरर्स नहीं थी। तो इधर तो क्या है, एरर्स। ओके, जी कंपनी का नाम बताएं। कोकोनट लिमिटेड, काउंट लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन जून 30, 2024। थोड़ा सा मैंने ध्यान कहा था रखिएगा, स्टॉक को ऊपर शो कीजिएगा, उसके नीचे डेटर को शो कीजिएगा, उसके नीचे कैश एंड बैंक को। लेकिन अगर कोई एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स आ जाएं तो वो स्टॉक और डेटर के दरमियान में आया करेंगे। नॉर्मल तरतीब यही है, स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक डेटर कैश। एडवांस टू सप्लायर्स आ रहा है, ठीक है, इसको आप करंट एसेट्स में लेके जा सकते हैं। बायोलॉजिकल एसेट नॉन करंट में चला जाएगा। करंट एसेट्स आ रहे हैं, ओहो कोई ज़्यादा डिटेल उसने दी नहीं, तो अब मैं जो स्टॉक डेटर कैश को अलग अलग नहीं कर सकता। डीटीएल आ रहा है, डीटीएल को हमेशा नॉन करंट लायबिलिटीज में लेके जाइएगा। इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो तेरी खैर एट कॉस्ट पड़ी हुई है, ये तो वो जो जितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी है ये वो है। लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है, पीपी आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं और रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं। बाकी बेहतर है ट्रेड एंड अदर पेबल्स को अंदर लिख लें क्योंकि इसमें भी एक मसला है। एडवांस टू सप्लायर को भी अंदर लिख लेते हैं, बायोलॉजिकल एसेट्स को भी अंदर लिख लेते हैं, इसमें भी एक मसला है। और पढ़े हैं ना आप लोग सवाल, किस किस में मसला है? एडवांस टू सप्लायर में। दूसरी एडजस्टमेंट कह रही है बायोलॉजिकल एसेट में। तीसरी एडजस्टमेंट क्या कह रही है? बाकी एक आसान हल भी होता है, सारी फिगर्स को अंदर लिख लें, बाद में बाहर ले जाएंगे जैसे कंसोलिडेशन में करते थे, तो कोई मसला नहीं, उसमें क्या मसला है, हल्की फुल्की चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, क्या होगा, नो प्रॉब्लम। चलें शुरू करें जी। इधर हम क्या लिखेंगे? एसेट्स। क्या लिखेंगे? एसेट्स। कोई बंदा सॉल्यूशन खोल के बता दे नॉन करंट में जगह कितनी है। मेरे ख्याल से 2-3 लाइनें काफी हैं, आप लोग पेपर में 4 भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी प्लानिंग कम से कम आउट ना हो। नॉन करंट में कितनी लाइनें? 3। आप लोग पेपर में 4-5 छोड़ दीजिएगा। आप लोगों ने भी एक ही सफे पे मैनेज करना है, इसलिए मैं चल रहा हूँ आगे। करंट में तो कोई लाइनें नहीं होंगी क्योंकि करंट में तो उसने अलग अलग दिए ही नहीं हमें। और उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी में कितनी लाइनें हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल के अलावा? 2-3 लाइनें हैं। और लाइबिलिटीज में नॉन करंट में 2 और करंट में 2। तो बेहतर है मैं अलग अलग बना लेता हूँ, लेकिन आप लोग एक ही सफे पे बना लें। चलिए जी, यहाँ 2-3 लाइनें छोड़ें नॉन करंट में और इधर ला के लिखें करंट एसेट। करंट एसेट्स में तो कोई लाइनें छोड़ने की जरूरत भी नहीं, करंट एसेट्स में लाइनें छोड़ने की जरूरत भी नहीं। अब आप लोग अगला सफा ना निकालें, करंट एसेट्स के नीचे 2-3 लाइनें छोड़ दें ताकि टोटल वगैरह हमने करने हो तो वो कर लें। अगला सफा मत निकालें, अगला सफा निकाले बगैर लिखें इक्विटी। इक्विटी के अंदर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड, ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के टोटल में नहीं जाता। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह और चीजें आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, इक्विटी के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज और इन द एंड हमारी करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में भी आप लोग लाइनें छोड़ दें, करंट लायबिलिटीज। अब एक दफा फॉर्मेट बना लें चीजों का, क्या क्या चीजें हैं।
एडवांस टू सप्लायर, बायोलॉजिकल एसेट, करंट एसेट, तीन तीन करके उठाते रहते हैं, टाइम नहीं है उधर जाने का। एडवांस टू सप्लायर, असल में ना अब ये करंट एसेट में ही जाता है, तो इसको फिर कोई अलग से उठाने की जरूरत नहीं है, इसको इधर ही लिख लें, करंट एसेट्स। अंडरलाइन तो ना भी लगाते तो हम कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि करंट एसेट है ही कोई नहीं। कितने एडवांस टू सप्लायर? 108। और अगर ये एडवांस वो वाला होता ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो फिर ये लाइबिलिटी साइड पे आता। अभी ये एडवांस टू सप्लायर है। बायोलॉजिकल एसेट्स, वैसे अच्छा है कि पीपी ऊपर आए, चलें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बायोलॉजिकल एसेट्स 106। करंट एसेट्स जी 278। डीटीएल पूरा लिखिएगा आप 67। इन्वेस्टमेंट इन अल्फा, इन्वेस्टमेंट इन अल्फा, इसका ना वैसे टी काउंट बनाना भी बेहतर होगा, रेक्टिफाइंग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, रेक्टिफाइंग कर लेंगे। 100 लॉन्ग टर्म लोन। अगर बीच में हमें कहीं जरूरत पड़ी ना किसी के टी काउंट बनाने की, तो उसमें करते ये होते हैं कि इस फिगर को ऐसे काट देते हैं यहां से और काट के टी काउंट में ले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अल्फा, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन किधर आएगा? वैसे मुझे बाहर ही लिख लेने दें, क्योंकि आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया हुआ है, और अगर आप लोगों ने सवाल नहीं पढ़ा तो फिर अंदर लिख लें, और अगर पढ़ लिया तो फिर बाहर लिखने दें। लॉन्ग टर्म लोन कितना? पेपर में रिस्की अप्रोच नहीं लेनी, बगैर अप्रोच ये कि अंदर ले आए सब कुछ, कोई मसला नहीं, फिर बाहर ले जाएंगे। पीपी 740। आगे शेयर कैपिटल, ऑथराइज या इशूड? ट्रायल में कभी भी ऑथराइज नहीं आता, ट्रायल में हमेशा इशूड शेयर कैपिटल आता है। कितना? 500। आगे ट्रेड एंड अदर पेबल्स कितने? ट्रेड एंड अदर पेबल्स 98। इसमें तो बल्कि एक गलती भी सही करनी है, वो फिर देखेंगे, वो तो जब सवाल की एडजस्टमेंट आएगी, अभी तो ट्रायल के फिगर्स उठा रहे हैं ना बस। रिटेन्ड अर्निंग, भाई रिटेन्ड अर्निंग को ना जिस तरह आप सीआरई की वर्किंग खोलते थे, तो रिटेन्ड अर्निंग को अलग वर्किंग खोल दें, क्योंकि बहुत सी एरर्स हैं। और सवाल में लिखें, आज एरर्स को पी एंड एल में सही नहीं कर सकते, डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में सही करेंगे, क्योंकि वजह आप खुद ही बताएंगे, क्योंकि आगे आप खुद लिखेंगे। आज एरर्स को पी एंड एल में सही नहीं कर सकते, डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में सही करेंगे, क्योंकि ट्रायल में सेल्स और एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, क्योंकि ट्रायल में सेल्स और एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए। कहां से कैसे सही करें आप? क्योंकि ट्रायल में सेल्स और एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए। मोहतरम, आज एक नई चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट, जो ना नॉन करंट एसेट है, ना करंट एसेट है, ना इक्विटी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ना करंट लाइबिलिटी है। ये मैंने आपको पास पेपर क्वेश्चन 2 में भी करवानी थी, लेकिन उससे नहीं करवाई। ये सुन लें, ये एक और हेडिंग है नई। इस हेडिंग का नाम है कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स हमारे आज के सवाल में नहीं है, लेकिन आप लोग फॉर्मेट बना के आगे डैश लिख दें, कोई मसला नहीं। कॉन्टिंजेंसीज एंड, ये करंट लाइबिलिटीज के बाद आनी है। अगर इसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर लें, मतलब ये कि बोल्ड एक हेडिंग होती है। लेकिन आप पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो अंडरलाइन हुई भी नहीं मिलेंगी। इक्विटी बोल्ड हुई होगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज बोल्ड हुई होंगी, करंट लाइबिलिटीज बोल्ड हुई होंगी, कॉन्टिंजेंसी एंड कमिटमेंट्स की फिगर बोल्ड हुई होगी। बोल्ड हुई तो पता है ना कि मोटो हुई, तो कॉन्टिंजेंसी एंड कमिटमेंट्स। कॉन्टिंजेंसी एंड कमिटमेंट्स की जरा तैयारी कर लें, आने वाले दिनों में हम एक नोट पढ़ेंगे कमिटमेंट्स का। हमने वादा कर लिया इसी खरीदेंगे, हमने वादा कर लिया प्लांट खरीदेंगे, इसको नोट कहते हैं कमिटमेंट्स का। ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस नोट का नाम होगा कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो इसकी जरा तैयारी कर लें। अब हेडिंग्स जो बन गई वो नॉन करंट एक हो गई, करंट, अच्छा ब्रॉड हेडिंग तो पता है क्या है, एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज
इसके ऊपर भी एक हेडिंग आती है, इधर आती है एसेट्स, नॉन करंट और करंट। इक्विटी के ऊपर एक और हेडिंग आती है जो आज हमने नहीं डाली, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फिर 4 चीजें आएंगी, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंसी एंड कमिटमेंट। लेकिन हमेशा यहां जीरो आया करेगा क्योंकि ये लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन इधर इसलिए कर देते हैं ताकि यूजर्स को जाके पता चल जाए कि क्या कमिटमेंट्स है हमारी, वो जरा नोट में जाके देख लें। तो फिगर इसमें कभी भी नहीं आएगी, नेवर, फिगर इसके अंदर कभी भी नहीं आएगी, बस ये ऐसे एज इट इज आया करेगा, कॉन्टिजेंसी एंड कमिटमेंट्स। इसका नोट हम बिल्कुल फाइनल अकाउंट के आखिरी दिन पढ़ेंगे, यानी अगले हफ्ते, पता नहीं 3-4 दिन बाद ये इसका नोट पढ़ेंगे। अच्छा, अब वो खोल लें, अल्लाह आपको भला करे, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, CL, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड। भाई ये गोहर वाला सवाल ना आपने रिवाइज करके आना है IFRS 8 का, क्योंकि हमने अब जो सवाल करना है ना अगला फाइनल अकाउंट का, वो IFRS 8 के साथ है। तो गोहर वाला सवाल रिवाइज करके आना है, होमवर्क में डाल दें आज के। तो होमवर्क में हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे कि गोहर वाला सवाल हमने क्लास के अंदर आपको एक दफ़ा करवाया था IFRS 8 का, वो रिवाइज करके आना है। 10% टेस्ट क्या होता है वो सारा। नंबर 1 बोलें जी, नोट नंबर, नहीं, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब ये ना हो कि देखें इधर बाद में आके यहां से सवाल शुरू किया, ये दोनों एडजस्टमेंट्स ही रह गई हमारी, इजी मार्क्स लेने भूल गए। यहां से सवाल शुरू किया, ये दोनों इजी मार्क्स भूल गए, तो ये इजी मार्क्स लें जल्दी। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बाकी ICAP आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप नोट्स को तरतीब से बनाएं। ऑर्गेनाइजेशंस तो नोट्स को तरतीब से बनाती हैं, वो लोग इधर नोट नंबर 4 डालती हैं, इधर नोट 5 डालती हैं, इधर नोट 6 डालती हैं, इधर नोट 7 डालती हैं, नोट 8 डालती हैं, नोट 9 डालती हैं, वो तो तरतीब से डालती हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में भी कभी कभी आपने देखा होगा चलते चलते इधर नोट 20 आ रहा होता है इन दोनों के बीच में। तो नोट्स की तरतीब ICAP आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। आइडली तो तरतीब से होने चाहिए, एसेट्स के नोट पहले आए, फिर इक्विटी का आए, फिर लायबिलिटीज के आए, फिर वो आए, लेकिन छोड़ने पड़े बस जो नोट आंदा जो पांदे जो। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस खुद लिखें, पूरा लिखें। अकाउंट लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये लीगल स्टेटस है। लिखें जल्दी लिखें, सुस्ती ना किया करें इस चीज़ों में, इजी मार्क्स हैं। अकाउंट लिमिटेड, ये कि 2-2 मार्क्स के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, जंगें हो रही होती हैं पास होने की। अकाउंट लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ICAP कहता है किसी बच्चे के आ जाए 47, 48, हमको 1000 दफा उसका पेपर चेक करते हैं किसी तरह निकल जाए, लेकिन उसने कोई गुंजाइश नहीं दी होती। Count Limited is a company listed on Pakistan Stock Exchange and has its office in Karachi and manufacturing and has its office in Karachi and engaged in the business of nature of business भी लिखनी है ना, and engaged in the business of manufacturing and marketing of क्रीमें, लोशन, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स अक्सर साथ वाले के बैग में मिल जाती हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। अभी भी हैं भाई के पास। अच्छा जी, दिखाएं साथ वाले को पर्सनल केयर प्रोडक्ट कोई, नील कटर दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी लिख लें, इट हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फैसलाबाद। इट हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फैसलाबाद। इट हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फैसलाबाद। जी, भाई के लिए कहते हैं ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट ऑगमेंटन 625 mg। बच्चे वाली खाया करो, भी बड़े हो बच्चों वाली खाया करो। ओके, अगली हेडिंग दें, क्या थी किसी को याद है? प्रो एंड कैपेसिटी, प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी। जी बताएं, इस तरह दे दें जिस तरह उसने दिया होता है। आइटम का नाम क्या है? ओहो खुदा दे वास्ते नहीं, मतलब क्या चीज बना रहा है 20,000 किलो, प्लांट नहीं बना रहा 20,000 किलो, खुदा मतलब उस दिन यूरिया दिया हुआ था सवाल के अंदर। तो आज अब उसने कुछ नहीं बताया, पर्सनल केयर भी ना लिखे, अजीब सा लगेगा, पर्सनल केयर 20,000 किलो। बस आज प्रोडक्ट का नाम नहीं उसने बताया, तो बस छोड़े परे फिर।
नहीं छोड़ें, प्रोडक्ट्स का नाम तो लिखें प्रोडक्शन कितनी हुई है 15,000 किलो, प्रोडक्शन हुई है 15,000 किलो और कैपेसिटी 20,000 किलो। और छोटा सा इधर रीजंस लिख के जगह खाली छोड़ दें ताकि एग्जामिनर पे प्रेशर पड़े कि हमें ये भी पता होता है रीजंस बतानी है। ओके, कह रहे एग्जामिनर में चाचे का पुत्र है। चलें जी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इसकी ओरिजिनल एंट्रीज कर लें, एडिशनल इंफॉर्मेशन की कर ली है, वेल डन। 2 मिनट दे रहा हूं, ओरिजिनल एंट्रीज कर लें। कौन सा सफा खोला है? चौथा सफा। ये आप मुझे लिख दें, मैं उनको रिस्पॉन्ड कर दूं। वर्किंग कौन सी खोली है आप लोगों ने? वर्किंग नंबर, वो तो बायोलॉजिकल एसिड दी हुई ओरिजिनल रॉन्ग कर ली है माशाल्लाह। फारा चलो भाई छेती करो यार, सारा कुछ है ना, नहीं करना है। चले 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 जल्दी जल्दी जल्दी, हाथ धुलनी है। तू नहीं वो अच्छा घर से करके आया, घर से करके आया, इधर बैठ के की है, तुम्हें किसी की तरक्की भी अच्छा, एडवांस टू सप्लायर रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ यही पड़ा है, रिप्रेजेंट का मतलब होता है इसमें सिर्फ यही पड़ा है। तो ये 108 मिलियन की फिगर है, ये अपनी ज़ात में पूरा का पूरा एडवांस है और इस एडवांस में कोई और एडवांसेस नहीं पड़े हुए, मतलब इस एडवांस में पड़ा ही मशीन वाला एडवांस है। एडवांस टू सप्लाई रिप्रेजेंट एडवांस पेड फॉर द मशीन टू बी इंपोर्टेड, टू बी इंपोर्टेड, ठीक है। द टोटल प्राइस ऑफ मशीन वॉज F3 मिलियन, यानी वो फॉरेन करेंसी होगी, F डॉलर, पता नहीं किस मुल्क के डॉलर होंगे, तो फ्रांसीनियन डॉलर, F $3 million, the total price is F $3 million, of which 60% was paid as advance on 1 October 2023. The machine was received on 1 March 2024. अच्छा, कितने डॉलर की मशीन है? हम एक कैलकुलेशन करते होते थे, आपको याद होगा, $3 million इंटू 60% इज इक्वल टू 1.8 मिलियन डॉलर। ये आपने किस दिन पे किए हैं? 1 अक्टूबर को। बकाया पेमेंट देखते हैं हमारे साल है या अगले साल है। द मशीन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 मार्च, इसको छोड़े, एंड द बैलेंस वॉज सेटल्ड ऑन 15। बैलेंस कितना होगा? बैलेंस 40%, एंड द बैलेंस वॉज सेटल्ड ऑन अगला साल, तो किस दिन? 15 जुलाई 2024। $3 million इंटू, या फिर बैलेंसिंग 3 माइनस 1.8, वो तो फिगर ही एक थी ना, 3 माइनस 1.8, तो जी $1.2 मिलियन, टोटल 3 आ गया। ओके, अब 1 अक्टूबर 23 को मैं ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा हूं। 1 अक्टूबर 23 को हमने एडवांस पे किया, एंट्री बताएं। एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या आप इस एंट्री की
सारी फिगर्स चाहते हैं या पाक रुपीस चाहते हैं? वैसे सारा डेटा अवेलेबल है। एडवांस रिप्रेजेंट 108, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पकड़ें तो 108 चेक भी हो सकता है। कितने डॉलर एडवांस में पे किए? 1.8 मिलियन। $1 यकम अक्टूबर, तो ये रेट भी गिवन है 60। जवाब 10। ये बिल्कुल अच्छा सवाल नहीं है। अगर इसको चाहिए था कि ये 108 देता और फिर हम 1.8 मिलियन डॉलर यहां लिखते और फिर हम बैलेंसिंग निकालते ₹60। मिसाल दे रहा हूं, ये बैलेंसिंग निकालते ₹60, लेकिन उसने सारा डेटा हमें सवाल में दे दिया। ये एक ओरिजिनल एंट्री है, पता नहीं रॉन्ग क्या हुई है वो देख लेते हैं। अच्छा, प्लांट किस दिन आया? 1 मार्च 2024। 1 मार्च 2024 को प्लांट आया। कुछ पैसा आ चुका था और कुछ पैसा आएगा, तो फिर पेबल। प्लांट मशीन है, ठीक है, मशीन कर लो। ओके, असल में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, इधर तो पीपी ही जाने ना, तो वैसे भी ओरिजिनल रॉन्ग। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि कोई एक हिंट यहां दें। इस टॉपिक के अंदर एक हिंट आपको बताया था, हाँ, बैलेंसिंग। इस टॉपिक में क्योंकि एडवांस को अपने हाल पे छोड़ देना है, तो प्लांट की कॉस्ट को क्या निकालना है? गलती बताएं जो हो सकती थी। हमारे अकाउंटेंट ने शुक्र नहीं की, ये गलती आप पेपर में कर सकते थे। आप गलती पता क्या करते? आप कहते $3 मिलियन का प्लांट है और $3 मिलियन का प्लांट जो है 68 पे रिकॉर्ड कर दो। स्पॉट रेट पे कभी प्लांट रिकॉर्ड नहीं करना। अगर स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड किया तो फिर कोई फिगर बैलेंसिंग आ जाएगी, वो एक्सचेंज गेन लॉस होगा, वो नहीं लाना। तो लिखें, जब भी एडवांस पे किया होगा एसेट की कॉस्ट बैलेंसिंग निकालनी है। अगर भूला हुआ है, पहले 3 लेक्चर्स में बताया था, जब भी एडवांस पे किया, यूट्यूब पर रुल रहे हैं लेक्चर, वो जब भी एडवांस पे किया होगा तो एसेट की कॉस्ट बैलेंसिंग निकालनी है। एडवांस को नीचे उतारें, 108 पेबल खत्म करें, पेबल क्रिएट करें, माजरत पेबल क्रिएट करें। कितना पेबल क्रिएट करना है? 1.2 इंटू हाँ 68। 1.2 क्या है मिलियन में? 1.2 क्या है मिलियन में? तो 68 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी जवाब किस में आएगा? मिलियन में, रुपीज इन मिलियन में। बस से सही फिगर आ जाएगी मेरे ख्याल से, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर 1.2 को खुदा ना खास्ता 12 लाख लिखा होता तो बताइए ना, अगर 1.2 को मैं 12 लाख डॉलर अगर लिख लेता पेपर में, तो फिर मैं 12 लाख डॉलर को जब 68 से मल्टीप्लाई करता तो इन द एंड मुझे दोबारा 1000 से डिवाइड करना पड़ना था, क्योंकि मैं 1 मिलियन से डिवाइड करना पड़ना था, क्योंकि मैं सवाल किस में सॉल्व कर रहा हूं? मिलियन में। कुछ समझ आई बात? वो हमारे जैसा भी हो सकता है ना, यहां ब्रेकअप करते हुए 12 लाख डॉलर लिख ले। 12 लाख डॉलर है या 1.2 मिलियन डॉलर है, एक ही बात है। लेकिन मैंने ये पूछा आपसे सवाल अभी कि अगर ये करेंसी मिलियन में है तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पाक रुपीज भी, तो ये तो सही है, यूज करें। 82 190। डेप्सियन है 20%। फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। एंट्रीज देखते हैं गलत क्या आई हैं, वो छोड़ें। डेप्सिएशन 30 जून 24 जी। डेप्सिएशन कॉस्ट 190 डिवाइडेड बाय इंटू 20% इंटू 4/12 12.67 12.7। अच्छा जी, एक और एंट्री करें 30/24 को, बताएं।
इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारने ना, बोले पेएबल मॉनेटरी आइटम है, हर मॉनेटरी आइटम को ईयर एंड पर वर्सेस वाली, चलो IS 21 लगे हाथ में रिवाइज हो रहे, 82 वर्सेस, बल्कि इधर वैसे वो वाली फिगर निकालते थे तो पुरानी बातें होंगी ना, तो 97 लेक्चर्स पहले पढ़ा था, इधर निकालते थे 1.2 इंटू, ओहो अगले साल का रेट उसने परेशान करने के लिए दिया, अगले साल का रेट तो हमें क्या पता है हमारे साल, और एवरेज रेट तो वैसे ही इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस में यूज करते हैं, मेरी भी रिवीजन हो जाती है ऐसे बहाने। 80 1.2 इंटू 80 वर्सेस, भाई टेक लगा लें, मैं बताया सैटरडे को हमको ज्यादा आपको काम नहीं करवाते होते नया, हम वो पुरानी चीजें ही लगे रहते क्योंकि डबल पढ़ाना होता है तो जी, वर्सेस 82, बताएं आप 14, एंट्री बताएं, एक्सेलेंट, 96 पर ले जाओ 82 को, तो एक्सचेंज लॉस डेबिट और पेएबल क्रेडिट 14। नाउ रॉन्ग रेक्टिफाइंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं गलती इतनी आसान सी गलती हुई है कि कुछ रॉन्ग रेक्टिफाइंग की जरूरत ही नहीं पड़नी। गलती थोड़ी सी तो की है ना, नो एंट्रीज हैव बीन मेड आफ्टर यकम अक्टूबर, नो एंट्रीज हैव बीन मेड आफ्टर यकम अक्टूबर, यानी ये कर दी, इसके बाद नहीं की, तो अब ये बन गई ओरिजिनल, ये 1 2 3 4 ये बन गई ओरिजिनल, बच्चों वाली बातें अब ये करते हुए भी आप लोगों में शर्म आती है, ये 4 बन गई ओरिजिनल, ये बन गई पास्ट बाय अकाउंटेंट, और अब टू बी पास्ट सिर्फ ये है, टू बी पास्ट सिर्फ ये है। चलें स्टार्ट करें, मशीन डेबिट 190 करें जी, मशीन डेबिट ये ओहो पीपी, ओ तेरी खैर बाहर चला गया हुआ था सर, ये तो हमारे साथ पेपर में ऐसा हो गया, तो ठीक है कोई मसला नहीं, इसको ऐसे कर दीजिएगा, नहीं सर 7 पे वैसे भी तो डंडा लगता है, ये सही लग रहा होगा उसको, तो पेड़ 7 पे आगे 40 के साथ भी तो मिल रहा है, 740 को काटा, अंदर बुलाया 740, क्योंकि 740 को एज इट इज यूज करना था या इसमें गलतियां सही करनी थी, गलतियां सही करनी थी, ओके। और इंशाल्लाह जगह आप इधर निकाल लेते होते हैं लिखने की, वो मुझे पता है, वो आप इंशाल्लाह छोटा छोटा करके लिख लेंगे, वो टेंशन नहीं हमें। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें, जल्दी जल्दी बोलें, मशीन डेबिट कितने से 190 प्लस 190, एडवांस क्रेडिट ये है 108, एनो फारक करो, एडवांस कौन सा, अब तो मशीन आ गई है, एडवांस कौन सा किताबों में नजर आना है, अब तो मशीन आ गई है। आगे चलें, पेएबल क्रेडिट 82 पाए इधर प्लस 82, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में डालें 82, और डेप्सिशन ये सारे सेवन लेके जावांगे, छुरी थले सारा होले होले, बोले डेबिट क्या किया, मशीन, क्रेडिट क्या किया, एडवांस पैसे भी क्रेडिट हो जाना चाहिए क्योंकि प्लांट आ गया हो तो एडवांस क्यों किताबों में पड़ा हुआ है, और पेएबल क्रेडिट किया है। डेप्शन डेबिट करें, डेप्शन डेबिट करें, हमने एक फिगर नहीं उठाई हुई, हमने एक फिगर नहीं उठाई हुई, आ रही, अगर आप कहते हैं मैं इधर प्लस माइनस करता रहता हूं, बोल लंबा हो जाएगा, इज इक्वल टू दबा दूंगा इधर सवाल पे कर दूं प्लस माइनस, नहीं चलें फिर वर्किंग खोल लेते हैं, वर्किंग खोल लेते हैं, किसको सेट करना है, एक मिनट, ऐसे ऐसे आरी को ले आऊं कितना 417, ऐसे आरी कंसोलिडेशन में लाते थे और उसको सेट करते थे, लेकिन बेहतर है कि टी काउंट ना बनाएं, लेट इट बी इन स्टेटमेंट फॉर्म, वर्किंग नंबर 2 आरी, बताएं जी एज पर क्वेश्चन 417, चलें जी इसको सेट करना शुरू करें, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है रिवर्स, नहीं रिकॉर्ड करनी है ना, तो फिर माइनस साइन होगा, कितना 12.7, डिप्शन रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं, लेकिन डबल एंट्री करें ना, पीपी भी तो क्रेडिट करें, बोले डेप्रिसिएशन इन आरई डेबिट, बोले डेप्रिसिएशन इन आरई डेबिट एंड पीपी इन बैलेंस शीट क्रेडिट, अकोमोडेशन अकाउंट तो छोड़ें, बस अकोमोडेशन अकाउंट क्या बनाना, 12.7, आगे चलें, बोले एक्सचेंज लॉस इन आरई डेबिट,
एक्सचेंज लॉस को कहां ले जाएं? आरई में। लॉस रिकॉर्ड करने से आरई कम हो जाती है। एक्सचेंज लॉस इन आरई डेबिट और पेएबल करें जी। एक्सचेंज लॉस इन आरई, एक्सचेंज लॉस क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। कितना? एक्सचेंज लॉस इन आरई डेबिट, ओह दूर आ गए, प्लस 14। चलें जी, ये एंट्री हो गई। चीनी मीनी, मीनी मीनी, चीनी मीनी। मेरे ख्याल से बायोलॉजिकल एसेट को एट एक्यूजिशन भी रिकॉर्ड करते थे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, और ईयर एंड पे भी रिकॉर्ड करते थे फेयर वैल्यू माइनस। माना कि ये स्टैंडर्ड पढ़ाए हुए हमें 1.5 साल हो गया, लेकिन मुझे यही याद पड़ा है कि उस वक्त हम रिकॉर्ड किया करते थे बायोलॉजिकल एसेट को परचेज के टाइम पे भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, और ईयर एंड पे भी रिकॉर्ड करते थे फेयर वैल्यू माइनस। और अगर हमारी बहन से रिक्वेस्ट करती थी कि हमें चारा दो, तो चारा भी हम उनको देते थे, और हम उनको धोते भी थे, और हम उनकी धुलाई सफाई भी करते थे। उस सारे खर्चे को हम एक्सपेंसेस में डालते थे। हत्ता कि अगर डॉक्टर आता था, बेबी निकालता था, तो उस डॉक्टर को जो पेमेंट करते थे वो भी हम एक्सपेंसेस में डालते थे। मुस्कुरा ऐसे रहे हैं जैसे कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको अजीब सा बता रहा हूं, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, अब क्या करें, अब साथ साथ ही है दुनिया इन चीजों के। ओके, पॉइंट नंबर 2, जैसे बायो नहीं पढ़ी हुई ना, ऑन तो बायो की क्लास में आप आते ही नहीं होंगे। ऑन 2 नवंबर 2023 सीएल इनिशिएटेड अ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट मींस कि उन्होंने, क्या मतलब पायलट प्रोजेक्ट? यानी कि पायलट किस्म की भैंसें मंगवाई। बताएं ना पायलट प्रोजेक्ट का मतलब पर्सनल केयर का काम कर रही हैं। अब किसी ने कहा यार मजे खरीद यार, तो तुलसी कड़े काम पाए हो पर्सनल केयर। क्रीमी लोशनों का जमाना वैसे ही खत्म हो रहा है, लोगों ने कुदरती पानी से अब मुंह धोए करने हैं। तो तुम लोग अब लाइफ स्टॉक की तरह जाओ, भैंसें खरीदो, मज्जे खरीदो, दूध बेचो, तुलसी कड़े काम पाए हो। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है ये बिजनेस इन्होंने नया पकड़ा है, नया शुरू किया इस साल। और पायलट का मतलब है करके देखेंगे, अगर इसमें फारग हो गए तो ये भी छोड़ देंगे। इन नवंबर 2023 सीएल इनिशिएटेड अ पायलट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द परचेज ऑफ सेवरल काउस। बहुत सी गाय खरीद ली हैं। ओ तेरी खैर 81 मिलियन लोटी पाछड़ी, गाय की पूरी बरात खरीद ली है। क्लासिफाइंग देम एज बायोलॉजिकल एसेट, बड़ी मेहरबानी, असि ते पीपी जे पाना सी। एट इन इनिशियल कॉस्ट, कॉस्ट होती है अमाउंट ऑफ पेमेंट, कॉस्ट होती है पेमेंट, पेमेंट पे तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा वैसे ऊपर 81 पे नहीं पड़ा हुआ, वो आगे बता रहे हैं फीडिंग कॉस्ट एंड अदर फार्म रिलेटेड खर्चे। फार्म पे तो खर्चे होते हैं, बंदे रखने पड़ते हैं उनको देखने के लिए, मज्जों मुज्जों को, गाय गोए आपस में कभी मूड हो तो लड़ भी लेती हैं तो फिर वीडियो में देखना पड़ता है किसने मसला किया था, फिर उसको प्यार से जाके समझाना पड़ता है, तू इसके दूर रह कर। सही होते हैं, जानवर होते हैं, उनको दूर कर दिया जाता है। फिर तो ज्यादा पंगे लोगे तो फिर चलो। फीडिंग कॉस्ट ऑफ 13 मिलियन एंड अदर फार्म रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ 12 मिलियन वर आल्सो कैपिटलाइज्ड इन द अब इन द कॉस्ट ऑफ काउ से मुराद ये ना समझिएगा कि इस 81 में कैपिटलाइज कर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 81 इज द परचेज प्राइस, इसमें 13 डाला और इसमें 12 डाला, और यहां पूरा नजर आ रहा है 106। ये 106 है, 81 जमा 12 जमा 13, चेक करके देखें, 81 जमा 12 जमा 13, ट्रायल से आपको नजर आ रहा होगा, लिख लें जाके 81 जमा 12 जमा 13। सर आपको कैसे इल्हाम हुआ? और मैंने नीचे वाली इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, मिन्नू के तो पता चलना थी मुझे। 106 देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 106 क्या है, वो तो नीचे से जाके पता चला। नीचे जाए ना, नीचे से जाके पता चला। आना होता है रोजाना, आना होता है, आना होता रोजाना आना होता है। इन नवंबर 2023 सीएल इनिशिएटेड involve the purchase of cow, classifying them as biological asset at initial, classified at 81 के तौर पे इसको एसेट में डाल दिया। इसके अलावा 13-12
इसके अलावा 13 12, 13 12 नहीं, 13 12, 13 12, 13 12, इसके अलावा 13 12 भी कैपिटलाइज कर दिया काउस के अंदर, मतलब काउस के अंदर जाके नहीं 13 12 कैपिटलाइज किया, पी काउंट के अंदर। मुझे ये लग रहा है अकाउंटेंट ने सिर्फ एक ही एंट्री की है, बैचलर इन आर्ट्स डेबिट और कैश क्रेडिट, सॉरी बायोलॉजिकल एसेट, बैचलर इन आर्ट्स नहीं, बीए डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंटेंट ने एक ही एंट्री की है, बीए डेबिट कैश क्रेडिट। जिसको नहीं यकीन आ रहा वो एक बात याद रखे, अकाउंटेंट कैश की एंट्री भूलता नहीं। और सवाल कह रहे हैं कि फीडिंग कॉस्ट और वो अच्छा, अब बायोलॉजिकल एसेट डेबिट करते हुए दो गलतियां हुई हैं इससे। एक गलती ये हुई है कि फीडिंग और फार्म एक्सपेंसेस इसने कैपिटलाइज कर दी हैं। दूसरी गलती ये हुई है कि इनिशियल रिकॉग्निशन 81 पे हो ही नहीं सकती। इनिशियल रिकॉग्निशन होती है 81 माइनस कॉस्ट टू सेल पर। ये दो गलतियां इससे हुई हैं। वो तो हम ओरिजिनल एंट्रीज करेंगे तो हो जाएगा। 30 जून को माशाल्लाह माशाल्लाह साड़ियां कमा 120 मिलियन हो गया पायलट प्रोजेक्ट, तो 120 मिलियन की हमारी कॉज हो गई है। एसोसिएटेड कॉस्ट टू सेल हर वक्त ही 5 है, ये नहीं कि ईयर एंड वाली कॉज पे लगानी होती थी, ये 5% हमेशा लगाना होता है। अब मुझे बताएं ट्रायल में काउस किस पे पड़ी हुई है? परचेज प्राइस ऑफ 81 प्लस चारा एक्सपेंस प्लस फार्म एक्सपेंसेस, उस पे पड़ा हुआ है। आप बता दें, ओरिजिनल एंट्री से शुरू कर देते हैं, ओरिजिनल एंट्री से शुरू कर दें। वर्किंग नंबर 3, जिस वक्त परचेज किए काउस उस वक्त क्या एंट्री करें? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कितना? 81 माइनस 5% ऑफ 81, और जब आप एक्सपर्ट हो जाते थे तो टीचर कहते थे मल्टीप्लाइड बाय 95%, लेकिन हम एक्सपर्ट नहीं है, हम अभी मैनुअल काम कर रहे हैं। 76.95 ठीक है। कैश क्रेडिट कितने से? चपेड़ से के कैश 81 दिया है, कैश कितना दिया है? ये अजीब स्टैंडर्ड था जिसमें इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन लॉस आ जाया करता था। ये अजीब स्टैंडर्ड था जिसमें पहली एंट्री करते ही लॉस आ जाया करता था। ये पहले ताज़ा ताज़ा होता था बच्चों को, क्योंकि सीआर में पढ़ाया होता था। आप बताएं इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त कितना लॉस आ गया? 4। आगे चलें, ये ओरिजिनल एंट्रीज हैं। एक्सपेंसेस 13 12 12 13 13 12 12 13 13 12 13 12 13 12 25। आगे चलें, ईयर एंड के ऊपर बताएं क्या करना है। ईयर एंड के ऊपर वर्सेस वाली कैलकुलेशन, या टी काउंट बना लें या वर्सेस वाली कैलकुलेशन कर लें। बायोलॉजिकल एसेट लेके किस पे जाने? 120 माइनस 5% ऑफ 120, 140, अच्छा 114 सॉरी, वर्सेस 77, शुक्र है इतना तो याद है, वर्सेस 77। अब वही जो IAS 21 में अभी किया था, पुरानी वैल्यू उधर लिख ली थी, नई वैल्यू उधर लिख ली थी। जी बोलें। 37 P&L डेबिट। लोग कर लो गलते फड़ लो, साड़ियां मज्जां महंगियां हो रही हैं, साड़ियां गावां महंगियां हो रही हैं, तुसी P&L डेबिट। BA करें आप लोग, BA CA कर लिए तो BA करें, CA के बाद BA जरूर कीजिएगा, कोई डिग्री होनी चाहिए हाथ में लोग कहते हैं CA डिग्री। अच्छा, बायोलॉजिकल से डेबिट और P&L क्रेडिट। जिस दिन आप लोग CA करने के बाद किसी ने इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को कि मैं BA हूं, और आपके दिल में जरा सा भी ये आया कि अच्छा 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 अच्छा, तो समझ लें आप गए। किसी काले को, किसी गोरे पर, किसी पढ़े लिखे को, किसी अनपढ़ पर कोई फौकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के।
तो जिस दिन आपके दिल में हल्का सा भी आ गया ना ये तो बीए है, ये तो सिक्योरिटी गार्ड, तो ये है, बस फिर रॉन्ग एंट्री बताएं, जल्दी रॉन्ग एंट्री बताएं। ये ओरिजिनल है, बीए डेबिट, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। उसने कैश कहां कहां पे की है, 81 प्लस 13 प्लस 106। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं करनी पेपर में, डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं या वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार देते हैं, या अगर आपने जल्दी से करनी है तो जल्दी से भी कर सकते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। रजिस्टर के पहले सफे पे लिख लें, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं। ये जिन नेक लोगों के पास हम जाते हैं, हम तो खुद नेक नहीं है, जिन लोगों के पास जाते हैं हम, वो ये हमें बात बताते हैं कि ये जरा सबको, पूरी दुनिया वालों को बताओ, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं। ओके, अब आप लोग कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेशन शो कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप जरा जबानी करें। कैलकुलेटर पकड़ें, बीए को जमा करें, 77 प्लस 37 114 पे रिकॉर्ड कर दिया, 114 पे रिकॉर्ड करना चाहिए, कर दिया नहीं, करना चाहिए। और कर किस पे दिया, 106 पे। आप बताएं रेक्टिफाइंग एंट्री में मैं क्या करूं, 8 से, ये काफी रिवीजन की थी IFRS 9 में, 8 से क्या कर दूं, बढ़ा दें, ये वर्किंग 3.1। अच्छा, नेक्स्ट, खर्चा, चा चा आ, कैलकुलेटर पकड़े जरा, -4 -25 प्लस 37, -4 -25 प्लस 37, 8 वर्सेस खुशी और खर्चे नेट करके कितनी खुशी रिकॉर्ड होनी चाहिए, और कितनी खुशी रिकॉर्ड हुई, 0। कितनी कर लें, इतना रुल के ये एंट्री निकली है 8 की, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। ओवरऑल ही पोस्ट कर दें, ओवरऑल ही, लेकिन ये कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। वर्किंग 3.1, इसमें आप यहां लिखेंगे बायोलॉजिकल एसेट, इसे इसका हेडिंग का नाम दे दिया करें चेंज या इंक्रीज डिक्रीज या रेक्टिफिकेशन, जो भी नाम दे दिया करें, चेंज भी नाम दे सकते हैं, रेक्टिफिकेशन। इस इधर बायोलॉजिकल एसेट और इधर इफेक्ट ऑन P&L। P&L में दोनों चीजें जाएंगी, खर्चा भी जाएगा और खुशी भी जाएगी। ये कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी वर्किंग 3.1। उसकी बेस पे यहां पे आप रेक्टिफाइंग एंट्री के साथ लिख दिया करेंगे वर्किंग 3.1, तो डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट हो गई। और वरना जो है वो वरना ऐसे भी हो सकती थी, इधर देखें, आमने सामने रख के 3 एंट्रीज पोस्ट हो सकती थी। बीए डेबिट कैश क्रेडिट 81, इस पूरे की जगह बीए डेबिट कैश क्रेडिट 81, बीए डेबिट कैश क्रेडिट 25, और ये एंट्री तो अकाउंटेंट ने की नहीं। सर आपको कैसे पता चला ये एंट्री अकाउंटेंट ने नहीं की? भाई जो उसने चीजें जमा की हैं वो टोटल ये आ रहा है 106। हाँ, अगर ये आ रहा होता ना 120 या 120 नेट ऑफ, फिर तो समझ आती कि उसने ईयर एंड पे रीवैल्यू किया है। तो जब इन तीनों को जमा किया तो पता चला जवाब कितना आ रहा है, 100। वो बोले ना, जब इन तीनों को जमा किया तो जवाब कितना आ रहा है, और एसेट भी ऊपर किस पे पड़ा हुआ है। कितने लोगों को समझ आया आमने सामने रख के भी एंट्री हो सकती थी? दोबारा सुने, आमने सामने रख के कैसे होती? बीए डेबिट कैश क्रेडिट 81, इसके सामने लिखते बीए डेबिट कैश क्रेडिट 81, इसके सामने भी लिखते बीए डेबिट कैश क्रेडिट 25, और ये तो की ना होती, फिर आमने सामने रख के 3 एंट्रीज होनी थी। चले पोस्ट कर दें फिलहाल ये एंट्री।
बायोलॉजिकल एसेट डेबिट +8 और खुशी क्रेडिट। इसको इस तरह लिख सकते हैं पेपर में, एडजस्टमेंट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन, और रेफरेंस के तौर पे वर्किंग नंबर 3 चल रही है ना ये। कितना कुछ जगह छोड़ी हुई थी यहाँ आरी के नीचे, आरी के नीचे जगह छोड़ी हुई थी यार, और एडजस्टमेंट भी तो आनी थी ना। चलो छोटा छोटा करके कर लो, एक ही और एडजस्टमेंट है बस, छोटा छोटा करके कर लो। जी बोले 8, मतलब इसको अभी हमने छोड़ा हुआ था ना, खुला छोड़ा हुआ था, इसको क्लोज नहीं किया था। +8 ओके, एक दफा पढ़ लें दोबारा। In November, CL initiated a pilot project involving the purchase of several cows, classifying them as biological asset. Initial cost of 81 million, feeding cost of 13, and farm related of 12 were also capital. Were also, कमाल लफ्ज मिला। इसका मतलब है ये भी कैपिटलाइज हुआ हुआ है, इसका मतलब है ये भी कैपिटलाइज हुआ हुआ है। आप कैलकुलेटर पे करें 81 + 12 + 13 तो जवाब वो आ जाएगा। वर ऑल्सो मतलब 81 भी कैपिटलाइज हुआ हुआ है। ये तो ऑल्सो तो पहले नजर नहीं आया था। कितना अच्छा फिक्रा लिखा हुआ है इसने। ओके, पॉइंट नंबर 3, वर्किंग कौन सी बन रही है? वर्किंग 4। अच्छा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या कंसोलिडेटेड? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब एक चीज हम ढूंढने जा रहे हैं जो मिलनी मुलनी तो है कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये एक डायग्राम आपको दी थी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अगर आपका कंट्रोल है तो क्या करना है, और अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर, अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चॉइसेस अवेलेबल हैं। एट कॉस्ट रख लें, एट एफईटीपीएल एफईटीओ से रख लें, या ये एंटिटी की पॉलिसी है, जो मर्जी पॉलिसी अडॉप्ट कर ले। बोलें ये सवाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट का है या कंसोलिडेटेड का है? सब्सिडरी का डाटा दिया हुआ है या एक ही कंपनी का डाटा दिया हुआ है? अच्छा, बोलें अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदें, बोलें अगर हम किसी कंपनी के और वो शेयर 20 से 50% के दरमियान हों और हम सेपरेट अकाउंट्स बना रहे हों, तो हमारे पास अकाउंटिंग के कितने तरीके हैं? 3। बाकी इनकी एंट्रीज मैं आपको अगर रिवाइज करा दूं तो वो भी है, मतलब एक फॉर्मेट खोल के वैसे मैं आपको दिखा देता हूं इनकी एंट्रीज रिवाइज कराने के लिए। एक होता था इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, एक होता था उसके ऊपर पैट आना, एक होता था डिविडेंड, और एक होता था ईयर एंड गेन। इसको हम मिसाल पता कैसे देते थे? दरख्त लगाया, खरीदा, दरख्त खरीदा, फल लगा, फल उतारा, दरख्त महंगा हो गया। ये 4 एंट्रीज होती थी। अब सवाल पढ़ते हैं। यकम फरवरी 24 को वी एक्वायर्ड 6 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 30% शेयर होल्डिंग। अच्छा, मुझे बताएं काउंट लिमिटेड का डाटा दिया हुआ है या काउंट लिमिटेड की सब्सिडरी का भी डाटा दिया हुआ है? जल्दी बताएं। सिर्फ काउंट लिमिटेड का दिया हुआ है, उसकी सब्सिडरी का डाटा नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? सेपरेट। अगला सवाल मेरा, हमने अगले के 30% शेयर खरीदे हैं। हमने अगले के कितने परसेंट शेयर खरीदे हैं? अब इस पूरी डायग्राम में बताएं क्या मेरा कंट्रोल, मैं आप बताएं मैंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर की है? से यस और नो। उस इन्वेस्टमेंट करने से मेरा कंट्रोल आया है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया है, या ना कंट्रोल ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस?
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया है। मैं अभी आज के सवाल में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं या कंसोलिडेटेड? अब एंटिटी को बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है, एंटिटी को बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है। तीनों में से कोई भी अडॉप्ट कर ले, कोई मसला नहीं। कॉस्ट कर ले तो कॉस्ट कर ले। कॉस्ट में वैसे दो ही एंट्रीज होती हैं, रिवाइज कराता हूं आपको, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट और कैश डेबिट डिविडेंड इनकम। कॉस्ट मेथड में ये दो एंट्रीज होती हैं। IFRS 9 में तो माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट फिर डिविडेंड की एंट्री अलग होती है, ईयर एंड पे गेन लॉस अलग आता है। इस मेथड में पैट पे भी नजर होती है, शायद याद हो ये बातें आपको। ऑन January February CL acquired 6 million shares at 30%। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, पहली वाली लाइन, इससे पता चलना था डायग्राम में खड़े कहां। ये डायग्राम याद आ गई है आप लोगों को थोड़ी थोड़ी, ठीक है, लेकिन अब देख के तो चलो याद आ गई ना, नहीं भी डायग्राम याद थी तो याद आ गई। ये डायग्राम क्या हेल्प किया करेगा? IFRS 9 में हमने दी थी आपको। इस डायग्राम से क्या पता चला करेगा कि हमने किस में इन्वेस्टमेंट की है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। 30% से क्या पता चला? कंट्रोल आया या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? खाली काउंट का डेटा हुआ था, इससे क्या पता चला? अब कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? 3, कॉस्ट, IFRS 9 या इक्विटी मेथड। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। ओ इधर कॉस्ट आ रही है, अभी तक कॉस्ट पे ही पड़ा हुआ है। अकाउंटेंट ने कॉस्ट वाली एंट्री की हुई है, अभी तक कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है उसने एट कॉस्ट। फॉर ईयर एंडेड AL रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 80 million। AL डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ विच CL रिकॉर्डेड इट्स शेयर इन अदर इनकम। एक और एंट्री उसने बता दी कि हमने अदर इनकम में डिविडेंड भी डाल दिया है। वैसे हमारी पॉलिसी है इसको इक्विटी मेथड पर रखना। जागे जरा, हमारी पॉलिसी क्या है? उसने बताया ही नहीं कौन सा मेथड यूज हो रहा है। ओहो, गलती से कौन सा मेथड यूज हो रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कैसे आपको कैसे पता चला गलत मेथड कॉस्ट है? दो बातें उसने लिखी हैं सवाल में। बैलेंस शीट ट्रायल बनाते हुए उसने लिखा इन्वेस्टमेंट्स आर एट कॉस्ट। बैलेंस शीट बनाते हुए, ट्रायल बनाते हुए उसने ये लिखा, और नीचे बताया कि मैं डिविडेंड को ले गया हूं अदर इनकम में। बस ये बातें अलग से हाईलाइट करनी है आप लोगों ने। एट कॉस्ट पड़ी हुई है और डिविडेंड अदर इनकम में चला गया। लिखें लिखें लिखें, ये लिखना पड़ेगा। ट्रायल में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे पड़ी हुई है और डिविडेंड अदर इनकम में गया है। ट्रायल में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे पड़ी है और डिविडेंड अदर इनकम में गया है। उस्मान को कहना ये स्क्रीनशॉट अटैच करे आज। ट्रायल में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे पड़ी हैं और डिविडेंड अदर इनकम में गया है, इसलिए ये एंटिटी कॉस्ट मॉडल पहले से फॉलो कर रही है। यानी ये एंटिटी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है, ये एंटिटी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है। लेकिन हमारी पॉलिसी, बोले क्या है? हमारी पॉलिसी क्या है? लेकिन हमारी पॉलिसी इक्विटी मेथड है। अब क्या करें? बहुत अच्छी रिवीजन हो गई। कितने मॉडल्स वाली एंट्रीज कर लें? 2 एट कॉस्ट वाली एंट्रीज करें और एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में कॉस्ट वाली एंट्रीज कराएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? वो दी हुई है उसमें ट्रायल में। डिविडेंड की एंट्री करवाएं। अच्छा माय डियर, मुझे बताएं डिविडेंड की परसेंटेज पैट पे लगाते हैं या शेयर कैपिटल पे लगाते हैं? अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है इस सवाल में डिविडेंड की अमाउंट दी हुई है उसने। देखें जरा 24 मिलियन क्या है? डिविडेंड की अमाउंट है ना। ये जो अमाउंट है, अमाउंट नहीं है, टोटल अमाउंट है ना। हाँ, मतलब टोटल डिविडेंड है ना। तो उस एल डिस्ट्रीब्यूटेड 24, तो मेरा हिस्सा फिर कितना होगा? 24 का 30%, 7.2। अच्छा, मेरे ख्याल से ना
एंट्रीज ना करें आप, जो है ना वो बना लें वर्किंग 7 बना लें। ईयर एंड वाली तो वैसे ही अल्लाह का शुक्र है एंट्री नहीं होनी, ईयर एंड गेन वाली। ये फॉर्मेट याद है ना आप लोगों को? ठीक है, इस तरह का सवाल हमने किया था पास पेपर का क्वेश्चन 11 IFRS 9 में। पास पेपर क्वेश्चन 11 IFRS 9 लिख लें, इस तरह का क्वेश्चन किया था पास पेपर क्वेश्चन 11 IFRS 9। ये काफ़ी दफ़ा पढ़ा के ना याद रहती हैं चीज़ें, यानी काफ़ी दफ़ा अगर बच्चा रिवाइज कर ले सॉरी तो ये याद रहती हैं चीज़ें। ये चीज़ पहले कहाँ पढ़ी थी? वर्किंग 7 करें, वर्किंग 7 करें या काट के वर्किंग 4.1 कर लें? लेकिन वर्किंग 7 तो लिखे ना, ताकि आपको याद हो आप क्या बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। पेपर में भी इसी तरह कीजिएगा ताकि याद रहे। फिर एग्जामिनर पूछेगा वर्किंग 7 क्या, आप कहेंगे मैं उस कॉलेज में पढ़ता था उन्होंने वर्किंग 7 खोली हुई थी इसकी। वर्किंग 7 काट लिखें और काट के वर्किंग 4.1 कर दें। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कहां से शुरू होती थी, किसी को याद है? कॉस्ट पोस्ट पैट होता था और डिविडेंड होता था। डिविडेंड की जगह मैंने मशवरा दिया था कैश लिखा करें, ब्रैकेट में डिविडेंड लिखा करें, और फिर कैरी डाउन। कॉस्ट बोलें 100। जरा मुझे टोटल पैट बताएं, टोटल पैट 80। लेकिन इसको ना करना पड़ेगा 11/12 5/12। लेकिन ये भी मेरे काम का नहीं है, इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 30%। 10 या 12? 10। और डिविडेंड टोटल कितने हैं? डिविडेंड को कभी भी 3/12 4/12 नहीं करना। ईपीएस में रिडीमेबल इरिडीमेबल को 3/12 4/12 करते थे, वो अपनी बात है। मैं ऑर्डिनरी शेयर के डिविडेंड को कह रहा हूं, 3/12 4/12 नहीं करना। जरब 30%, 7.2 102.8। वैसे कैरी डाउन का क्या करना, हम तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लेंगे। ओके, अब इन एंट्रीज को पोस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, पैट की एंट्री करें, P&L क्रेडिट किया करें, P&L खुशी, और आखिर नहीं डिविडेंड इनकम क्रेडिट नहीं, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 7.2। आप बताएं इन्वेस्टमेंट को कितने से हिट मारना है? 4.2 कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को कितना हिट पड़ा? इन्वेस्टमेंट को कितना हिट पड़ा? रेक्टिफिकेशन करें ना डायरेक्ट, बस रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो नहीं करने का टाइम होगा ना पेपर में अच्छे बच्चों, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पेपर में करने का टाइम तो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट को कितना हिट पड़ा वो बता दें ना, कितना हिट पड़ा? 100। कितना पढ़ना चाहिए? 100 जमा 10 माइनस 7.2। कितना हिट पढ़ना चाहिए? 100 जमा 10 माइनस 7.2। जी बोलें 102.8। आप बता दें इन्वेस्टमेंट को कितना हिट और डालें? 2.8। और रेफरेंस देंगे वर्किंग 4.2 का। वर्किंग 4.2 के मुताबिक प्लस करना है ना, कितना? 2.8। ब्रैकेट में लिख दें वर्किंग 4.2। कमाल हो गया। वैसे IAS 21 भी रिवाइज हुआ, IAS अच्छा खासा रिवाइज हुआ है, ये हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा रिवाइज हुआ है। ओके, नेक्स्ट बोले P&L में कितना गया? 7.2। कितना जाना चाहिए था? 10। डिफरेंस 2.8।
ओ सॉरी, आ रही तो उधर ही पड़ी हुई थी, आ रही तो उधर ही पड़ी हुई थी। बाकी तो कैश है, कैश तो जी बोलें क्या करना है इसका, एड या लेस, एड एडजस्टमेंट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन, वर्किंग नंबर 4.2 जी 2.8। आगे चलें, बहुत 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 कमाल एडजस्टमेंट थी ये, यानी बहुत ज्यादा चीजें रिवाइज हुई पिछली वाली। ऑन 30 जून 2024 a machine originally purchased for 30 million was auctioned to beta traders। बायर का नाम दिया हुआ है वैसे, कल की क्लास ली थी, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर एंड, वो डिस्क्लोजर तो बाद में बनाएंगे, पहले गलती तो सही कर लेना, डिस्क्लोजर तो पहले तो गलती सही कर लें। A machine originally purchased for 30 million was auctioned to beta traders of 5 million। The full amount क्या है ये, क्या F6 है? अच्छा जी, जी अमाउंट बताएं, ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री। Traders of sorry, on 30 June a machine originally purchased for 30 million was auctioned to beta trader for 5 million। The full amount was गलती से credited to sale account। The full amount was गलती से credited to sale account। And disposal of asset was not recorded। और asset की disposal record नहीं हुई, यानी asset credit नहीं हुआ। At time of disposal the carrying value was 8 million। तो कॉस्ट को छोड़ें, फिर 30, कॉस्ट को छोड़ें, पीपी क्रेडिट कितना 8, और कैश कितना 5, खामोश, और लॉस P&L 3, लॉस ऑन डिस्पोजल 3। द फुल अमाउंट वॉज गलती से क्रेडिट टू सेल अकाउंट, रेक्टिफाइंग एंट्री सेल डेबिट 5 और P&L डेबिट कितने से, और पीपी 8 से। चलें जिस एंट्री को पोस्ट करें, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करें, सेल और P&L कम करें, सेल और P&L कम करें, जी सेल कम, वैसे इस को ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना है ना, तो इस तरह लिख दिया करें, रिवर्सल ऑफ सेल और रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल। बहरहाल अगर इस तरह नहीं भी लिखा तो बोलें सेल कम होने और खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट दोनों तरह ही कम होंगे ना, आरी कम ही होनी है ना, डेबिट हो रही है ना, तो सेल कम होने से भी आरी कम होगी और खर्चे बढ़ने से भी आरी कम होगी, तो बस माइनस कर दे दोनों, 5 और 3, आगे तो शायद एडजस्टमेंट भी कोई नहीं है गलती की, छोड़ें इसका टोटल अभी। और क्रेडिट किसको मारना है, पीपी, डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी ना, -8। चलो शुक्र है रेक्टिफाइंग एंट्री से जान छूटी।
कितने नोट बन गए हुए हैं? कितने नोट बन गए हुए हैं? 2। तीसरे नोट की तरफ आए। नोट 3, हमने जो मर्जी नंबर दिए थे शुरू में, छोड़ें, खैर है। नोट 3, डिटेल्स ऑफ पीपी डिस्पोज्ड। ओ सॉरी, ये नोट तो तब बनाना होता है जब सारे एसेट्स की बीवी ग्रेटर देन 5 मिलियन है। सारे एसेट्स का तो डेटा दिया ही नहीं उसने। एक की अपनी बीवी ही ग्रेटर देन 5 मिलियन है। कितनी बीवी है इसकी? ओ, तो लिखें इस एक की बीवी ही 5 मिलियन से ज्यादा है, इसलिए नोट बनेगा। इस एक की बीवी ही 5 मिलियन से ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं इनका जवाब बनाना है। अच्छा, बताएं भाई, नोट का फॉर्मेट अब जो कल सीखा था। पेज खोलें, किताब का पेज खोलें, कल वाला कौन सा था पेज? वो जो जाते जाते पीपी के डिस्क्लोजर कराए थे, लैंड हमारे नाम नहीं है, और 160, पेज 164 पे जाके सबसे एंड पे देखें, सबसे एंड पे कितने, पेज 163, पेज 163 के एंड पे देखें क्या क्या लिखा हुआ है लफ्ज। कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल प्राइस, नहीं नहीं, एक और चीज, गेन लॉस नीचे लिखा हुआ है, चलिए उसको इधर ही डालें, गेन लॉस, और मोड ऑफ डिस्पोजल किसी और के साथ घुसा हुआ है मेरे ख्याल से, सेल प्राइस के साथ, मोड ऑफ डिस्पोजल, और पर्टिकुलर्स ऑफ वायर, जो कल आपके पास रजिस्टर में जगह खत्म हो गई थी। ओ यार हाथ धो गई यार, तो हम काम करना शुरू करते हैं, तेरे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। ओके, कभी कभी तो काम करने का मूड होता है, हैं? हमारा कौन सा रोजाना मूड होता है, हफ्ते में 1-2 दिन तो क्लास रखते हैं हम। पर्टिकुलर्स, और रिलेशन ना, रिलेशन बहुत जरूरी है कि हमारा उससे क्या रिश्तेदारी है। रिलेशनशिप विद एसेट इफ एनी, यानी गाय से हमारी क्या रिश्तेदारी है। अच्छा अच्छा, रिलेशनशिप विद कंपनी, रिलेशनशिप विद अस, विद बायर, मतलब कि हमारा बायर से क्या रिश्ता है, हमारी चाची का पुत्र है, मामे का पुत्र है, या हमारी चाची ही निकली। एसेट का नाम मशीन, कॉस्ट, बुक वैल्यू 8, सेल प्राइस, गेन, लॉस 3 का लॉस, मोड ऑफ डिस्पोजल दिया हुआ है, ऑक्शन, नीलामी, पर्टिकुलर्स, ओहो ये तो पूरा लिखना चाहिए ना, पर्टिकुलर ऑफ बायर, बायर का नाम बीटा ट्रेडर्स, रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ, रिलेशनशिप विद कंपनी एंड डायरेक्टर्स ऑफ बायर, इस तरह कर लें फिर, रिलेशनशिप विद कंपनी एंड डायरेक्टर्स ऑफ बायर, यानी बायर का क्या रिश्ता है हमारे साथ। मतलब रिलेशनशिप विद बायर भी शायद लिखने तो चल जाएगा, लेकिन ठीक है, वो जो अल्फाज उसने लिखे हैं उसी के ऊपर हैं। जी जी भाई, बिल्कुल यही है। हाँ चलें, नोट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5,
मुझे अगली क्लास में बताइएगा, इस सवाल की रिक्वायरमेंट भी पढ़नी है, उसमें एक दो चीजें हम आपको बतानी है। द TTDs हैव डिक्रीज बाय 80। अच्छा मुझे DTL का अकाउंट बताएं, वर्किंग नंबर, वापस आ जाए वर्किंग में। अच्छा वर्किंग पे तो नहीं नोट घुसा दिया कहीं, नोट में जाकर डाला था ना? देखिए कोई बंदा ढूंढ के दे मुझे जिसने वर्किंग में नोट डाला हुआ है। वर्किंग नंबर 6। DTL ब्रॉड डाउन या ट्रायल में जो भी डेटा अवेलेबल है कितना है? 67। ये कैसे निकला होगा? TTD पे क्या लगा होगा? किसी को पता है ये 67 कहां से आता था? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस वाले कॉलम में फिर डिफरेंस के बाद टैक्स रेट लगता था। तो TTD पे क्या लगा होगा? 35 पे। वैसे रिवर्स वर्किंग करके आप TTD निकाल भी सकते हैं। अच्छा अब मैं अगर मिसाल के तौर पे, चलें आप बता दें वैसे TTD कितने निकालिएगा ना, बता दें कितने हैं? 191.4। TTD is decreased, हाँ, टेम्परेरी डिफरेंस। DTL डिक्रीज बाय लिखा होता तो स्यापा ना होता। सवाल में लिखा हुआ है TTD is decreased by। आप बताएं अगर TTDs इंक्रीज करने हैं तो यहां से करते, मुझे तो यही लग रहा है ना। अगर TTD हमारे बढ़ते हैं तो इस साइड से बढ़ेंगे। क्यों नहीं मान रहे? मतलब TTD बढ़ रहे हैं तो TTD तो क्रेडिट साइड पे पड़े होते हैं ना, मतलब DTL क्रेडिट साइड पे पड़ा होता है। DTL के बाप का नाम क्या है? DTL के बाप का नाम TTD और DTA के बाप का नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये क्या है? DTL के अब्बू का नाम DTL बड़ा, अब्बू बड़े नहीं। अगर सॉरी DTL कम हो रहा है, TTD कम हो रहा है। अब क्या करें? अगर TTD को 1 से बढ़ाना होता तो मैं करता 1 ज़रब 35%। कुछ समझ आ रही है बात? नहीं। अगर TTD को 1 से बढ़ाना होता, वो कह रहे TTD को 1 से ना बढ़ाओ, वो कह रहे उल्टा आप TTD को, तो वो इफेक्ट तो DT अकाउंट के ऊपर ही जाना है ना। तो मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि 80 का लगाओ 35%, जब आप 28। और अब आप कैरी डाउन निकाल लो, लेकिन इसको मिटा देते हैं, शायद समझ आ गया हो आपको। TTDs are to be reduced by या are to be increased by? अब ये आप मुझे फ्रेश माइंड के साथ बताइएगा, मंडे की क्लास में जो अगली हमारी है उसमें मैं आपको ये एक दफा टी काउंट दोबारा दिखा दूंगा। इसको साइड पे करके रख लेते हैं और एक दो और सिनेरियोज भी बना लेंगे। इंक्रीज होता तो क्या करना था, डिक्रीज होता तो क्या करना था। जो पहले बैलेंस था उससे कंपैरिजन में कैरी डाउन। लेकिन प्लीज आप 28 की डबल एंट्री ना भूलिएगा, 28 की डबल एंट्री ना भूलिएगा। अब जनरल एंट्री आपको पोस्ट करनी पड़ेगी, DTL डेबिट DT क्रेडिट, कितने से? 28 से। ये जनरल एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। इस जनरल एंट्री के पोस्ट करने से DTL डेबिट होगा। सर मैंने वो कर दिया 28 और इसका टी काउंट खोल लिया। इधर आए, ये काटें 67, इसका टी काउंट खोल लिया, वर्किंग नंबर 6। बिल्कुल इसी तरह पेपर में काटा करेंगे। ओके, उधर ही रखें। जी अब एंट्री पोस्ट करवाएं मुझे। DTL डेबिट ये कर दिया आपके सामने, जो बैलेंस शीट बना रहा हूं ये कैरी डाउन उठा लूंगा। DTL डेबिट
और DTE क्रेडिट, DTE क्रेडिट। बोलें क्या होगा इससे? जल्दी जल्दी जल्दी। खर्चे कम होने से, कितने से? 28। रिवर्सल ऑफ DTE। ये एडजस्टमेंट थोड़ी मजे की थी, ये इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ अगली क्लास में याद कराइएगा, वैसे तो हो ही गई है मेरे ख्याल से। चलें जी ओवर। अब पॉइंट 678 का मैं नोट आपको बना के दे देता हूँ। 67 को मैं एंड पे नोट बना देता हूँ, कोई मसला नहीं, वो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी भी हम बना लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं। 67 की पॉइंट 8 पोस्ट कर दें मुझे, और तक बैलेंस का टोटल हो जाए एक दफ़ा। पॉइंट 8 पोस्ट करा दें, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में से निकाल लें। बोले हमारा कंपनी लॉ चाहता है कि अनक्लेम डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड बैलेंस शीट के फेस पर अलग नजर आए। आज सुबह सुबह पढ़ा था जी। माइनस करें, मतलब लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज पढ़ी है, कोई गलती नहीं है। लिखें आगे प्रेजेंटेशन है, मतलब पॉइंट VII के आगे पेपर में लिखें प्रेजेंटेशन, VIII प्रेजेंटेशन है। ये एक वर्किंग 6 को लिख लेंगे जब कैरी डाउन सारी वर्किंग से उठाएंगे, अभी भी लिख सकते हैं। ठीक जी, क्या? अनक्लेम डिविडेंड जी। चलें जी टोटल्स कर, मतलब होंदे होंदे सवाल पूरा भी हो जाता है। अब कह रहे हैं अच्छा पूरा हो गया, दस दिया करो पूरा हो गया जी। बायोलॉजिकल एसेट 102.8 909.3। आज जरा टाइम है, अलग अलग टोटल करें। टू 11.1 करंट एसेट्स टोटल 10.1। ऑथराइज शेयर कैपिटल सवाल में दिया मैं वैसे। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ₹800 मिलियन। ओके, रिटेन्ड अर्निंग वर्किंग नंबर 2, बड़ी मेहनत से निकालें थी वर्किंग 421.1। DTL वर्किंग 6 से कैरी डाउन कितना आया? 39। अच्छा, इक्विटी का टोटल 800 नहीं डालना बीच में, ओहो डब्बे में लेना है। 9 प्लस 5 194 1404.1। नहीं ये अब खुद कैसे आ गया?
जी बताएं, नोट नंबर, शेयर कैपिटल वाला रह गया ना, शेयर कैपिटल वाला, शेयर कैपिटल वाला तो बनवाए ना पहले, शेयर कैपिटल वाला 4.1 ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जी, नंबर ऑफ शेयर्स रुपीज इन मिलियन, कितने 80 नंबर ऑफ शेयर्स, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुराने ज़माने में बुजुर्ग कहा करते थे, जिस दिन जानवर हमारी नाफरमानी करता है हमें पता चल जाता है हमने अल्लाह की नाफरमानी की होती है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन 80 मिलियन। आगे ऑफ रुपीज 80 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 80 ज़रब 10 ऑर्डिनरी शेयर्स ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਗ ਹੀ ਆ। ऑर्डिनरी शेयर आपके इसलिए आपके इसलिए ਅਸੀਂ अपने ਤੇ नहीं रहते। 800 मिलियन इशूड, निहायत ही रिवीजन वाला नोट है, थक गया बंदा बना बना के। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, अच्छा ये शेयर कैश के ऊपर इशू हुए हैं या उसके ऊपर? नहीं, किधर लिखा है कैश के ऊपर? लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ? मेरे ख्याल से तो रहने दे फिर। 50 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज, बस जाने दें, कैश ना लिखें फिर, बिला वजह असम्पशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे ये याद पड़े कि शायद आई के अपने सोल्यूशन में ना ये दिया ही नहीं हुआ फिर, क्योंकि उसने कैश, बोनस और वो अलग अलग बताया नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर्स, अच्छा 4.3 की तो जरूरत नहीं, क्योंकि प्लांट और मशीनरी के अगेंस्ट कोई है नहीं, तो वो जो 4.4 है वो वाला 4.3 बन जाएगा। CL ऑल, माशाल्लाह रट्टे चंगे लाए हैं, ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली विद रिगार्ड टू बला बला बला। छोड़े ना, बस जाएं आप। वो डायरेक्टर्स ने कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज किए हैं? इसकी हेडिंग बताएं क्या होगी? नोट नंबर 5, इधर भाई एक बैठे होते हैं, वो नहीं आ जाए। नोट नंबर 5, पता है ना, इधर इधर बैठे होते हैं, इधर ही इधर बैठे होते हैं तकरीबन। नहीं ये नहीं, अच्छा जहां बैठे होते हैं क्या करें। नोट नंबर 5 बोलें, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, बताएं। मतलब डेट भी बता दो ना, किस दिन उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज किए हैं, वो डेट नहीं दी हुई। ओ, डेट दी नहीं हुई किस दिन ऑथराइज किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया फिर। मैंने ये समझा था कि उन्होंने कहा है CCL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग अप्रूव्ड द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर, लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑथराइज किए हैं। वेल डन, बस ठीक है, फिर जान दो फिर, बस ठीक है, फिर इसको जाने दें, डेट ऑफ ऑथराइजेशन में इतना कमाल हुआ, हेडिंग रिवाइज होगी हमारी, और ये भी पता चल गया कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन नहीं दी उसने। सब्सीक्वेंट अगली हेडिंग बनाएं, डिविडेंड वाली। क्या हेडिंग क्या थी साल के बाद डिविडेंड अनाउंस होने की? इवेंट्स, जो मैंने हेडिंग लिखवाई थी क्लास में, इवेंट्स
आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इसमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी डिविडेंड की। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बताएं। हाँ जी, हाँ यही लिखवाना शुरू करो ना। सीएल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अच्छा उनकी मीटिंग थी, ठीक है, मैंने समझा आप लोग भी गए हुए थे। इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 28 अगस्त 2024 इन छज्जूदा चबारा, इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल। अच्छा जगह नहीं बताई भी इन्होंने, अच्छा ठीक है। ऑन 28 अगस्त 2024 अप्रूव issuance of bonus shares amounting to, एना मोटा मार्कर है नजर ही नहीं आ रहा, अमाउंटिंग टू रुपीज, शेयर कैपिटल पकड़े मल्टीप्लाइड बाय बोनस शेयर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 50 मिलियन। तूता पराओ बोले तूता पराओ आपता पराओ। जो डिविडेंड है उसकी अमाउंट लिखनी है, डिविडेंड की अमाउंट, डिविडेंड की अमाउंट। ओके जी मैं क्लोज कर रहा हूं। आई नो डेट यू नो डेट, आई वांट दैट यू नो यू गो। आप तशरीफ लाएं, किताबें मत, किताब नहीं रखनी, मेरी किताब नहीं रखनी, आप तशरीफ लाएं। पेज 250, पेज 249 से 4 सफ़े आगे, 1 2 3 4, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपको क्लोज करा के बस भेजने लगा हूँ, एक चीज़ क्लोज करा के भेजने लगा हूँ, और वो बहुत आसान सी चीज़ है ताकि इसकी हम प्रैक्टिस करें अगली क्लास के अंदर। ये पेज ढूंढें, ये पेज ढूंढें। अच्छा भाई बिल्कुल टेक लगा के बैठ जाएं। ये पेज मिल गया आप लोगों को? ऐसा करें ना, चैप्टर 13 से पिछला सफ़ा खोल लें, चैप्टर 13 खोलें, उससे पिछला सफ़ा खोल लें। आप सफ़े को अपने मुंह की तरह मोड़ें, मुंह की तरह मोड़ें, मोड़ लिया? अच्छा अब कुछ लिखना नहीं है, बोलें लार्ज साइज कंपनी। बिल्कुल बच्चों, छठी सातवीं का बच्चा भी बैठा होगा, यह चीज समझ आ जानी है। जैसे साथ वाला, लार्ज साइज कंपनी, लार्ज साइज कंपनी, लार्ज साइज कंपनी, मीडियम 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 मीडियम। आप दुकान पे गए होते हैं ना, रैक लगा होता है, लार्ज मीडियम स्मॉल, तो टेम्पर स्मॉल साइज कंपनी, पब्लिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप बता दें कौन सी कंपनी होगी लार्ज, जिसका कैपिटल 200 मिलियन से, वो मैं दिखा दूंगा मिलियन मिलियन कहां लिखा हुआ है, जिसकी सेल 800 मिलियन से, इधर देख रहे हैं आप लोग, और जिसके एम्प्लॉय 750 मिलियन से ज्यादा होगी, 750 मिलियन नहीं, ये 750 से ज्यादा हो, जिसके एम्प्लॉय साढ़े सेल 200 रुपए से ज्यादा हो, 200 मिलियन से कैपिटल ज्यादा हो, 800 मिलियन से, तो इधर मिलियन लिख लें, इधर मिलियन लिख लें, एम्प्लॉयज के साथ मिलियन नहीं लिखना। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, आप माशाल्लाह बड़े फन्ने खां बनते हैं। इधर देखें, बूथा इधर, चेहरा इधर, ये दोनों काम में, लेकिन एम्प्लॉयज मेरे 750.5 हैं, अभी मुन्ने को नौकरी पे रखा है, बस 751 कर लें, ये दोनों काम में, लेकिन ये 751 हो गए, तो कंपनी क्या बनी, वड्डी या मीडियम? भाई इन तीनों में से जिसने भी मुंह निकाला ऊपर, कंपनी लार्ज हो जाएगी।
मतलब तीनों का ऊपर मुंह निकालना जरूरी नहीं है, वो गेम में नहीं होती, तो मुंह निकाला ऊपर से पत्थर मारते, फिर मुंह निकाला ऊपर से पत्थर मार। तीनों में से फील करें जरा, कराता हूं, तीनों में से किसी एक ने भी ऊपर मुंह निकाला तो ये कंपनी क्या हो जाएगी, लार्ज। लेकिन अगर तीनों ही थल्ले थल्ले हैं, वो मार मार के तीनों ही थल्ले कर दिए, तो ये कौन सी, मीडियम साइज कंपनी। अच्छा, प्राइवेट क्या होगी, तीनों में से, और अगर इस रेंज के दरमियान है तो मीडियम साइज। वो फिर एमसीक्यूज करके भी रिवाइज करेंगे हम, अगली क्लास में इसके एमसीक्यूज करने। अच्छा, इस रेंज के दरमियान है 10 मिलियन, 150 मिलियन और 250 एम्प्लॉइज। और अगर इससे भी नीचे हैं तीनों, यानी इन तीनों में से कोई सारे ही नीचे हैं, टक टक टक, तो फिर स्मॉल साइज कंपनी। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, फॉरेन कंपनी कब लार्ज बनती है, 1 बिलियन से ज्यादा सेल हो। सेल किससे ज्यादा हो, 1 बिलियन से ज्यादा। और 1 बिलियन से नीचे है, मतलब ये चीजें हमने काटी नहीं हुई, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। 1 बिलियन से ज्यादा सेल हो तो लार्ज, 1 बिलियन से कम सेल हो तो 200 से ज्यादा रेवेन्यू हो, डोनेशन वगैरह 200 से ज्यादा रेवेन्यू हो तो लार्ज, वरना मीडियम। यहां तक बात समझ आ गई। अगली बात, अब हमारी रह गई पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। बोले कौन सी रह गई हमारी, पब्लिक। 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह हम आपको वाइंड अप करके दे रहे हैं ताकि हम इसके एमसीक्यूज करें। अब हमारी रह गई पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। हाइलाइटर पकड़ें और हाईलाइट करें। लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, इनमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। लिस्टेड कंपनीज, पीआईसी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, क्योंकि इनमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। डन, ओके। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज अनलिस्टेड भी होती हैं, काफी सारी हैं। ये मैं आपको काफी सारी की लिस्ट याद नहीं करनी हमने, किताब से आज दिखाऊंगा। कुछ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज भी पब्लिक इंटरेस्ट होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, एक मिसाल दूं, वापडा, मिसाल के तौर पे वापडा है, ये कोई और है मिसाल के तौर पे, या कोई बैंक है, वो भी लिस्ट नहीं कराया उसने अपने आप को, तो पब्लिक का तो उसमें इंटरेस्ट है। तो बोले पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कितने किस्म की हो गई, 2। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कितने किस्म की हो गई, 2। ये ऊपर वाले डब्बे में नहीं है, ये ऊपर वाले डब्बे में नहीं है। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज 2 हो गई, लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज। वो कौन सी होंगी, काफी सारी। बस अब हमारी बात खत्म हो गई। इन पे कौन सा शेड्यूल लगना है वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। आखिरी बात मुझे बता दें, ओवरऑल हमारी कंपनीज कौन सी हो गई, ओवरऑल हमारी कंपनीज 5 हो गई। ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, ये भी पढ़ाऊंगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिस्टेड कंपनीज, ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज जिनमें जो अभी तक अनलिस्टेड हैं वो हम देखेंगे, और उसके अलावा कौन सी कंपनीज हो गई ये।